हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ईओएल होते हैं वो ईओएल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए कवर करेंगे हिंदी में। तो ईओएल होता क्या है, वो किन कर्मचारियों को मिलता है, किन परिस्थितियों में मिलता है, इस सब के बारे में इस पर चर्चा करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो चैप्टर है, वैसे पूरे लीव का जो चैप्टर है आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे असाधारण अवकाश या विशेष परिस्थितियों के साथ में जो दिया जाता है उसे असाधारण अवकाश भी कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इस आर्टिकल में केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलने वाले असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल के बारे में बताया गया है। यह छुट्टी किसे मिलती है, किस परिस्थिति में मिलती है, कितने दिनों की मिलती है, और इस छुट्टी का जो है पेंशन की वृद्धि में मतलब इंक्रीमेंट में कुछ प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 है, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 के अंतर्गत जो रूल 32 है वो 32 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया गया है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया गया है। तो रूल नंबर 32 के जो आर्टिकल है रूल नंबर 32 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया गया है। कौन से, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो कवर करने वाले हैं टेबल फॉर कंटेस्ट में पहले नंबर पे जो है किस स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाएगा, नंबर 2 में है कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, और फिर है स्थायी सरकारी सेवक के लिए ईओएल, स्थायी सरकारी सेवक जो होते हैं परमानेंट एम्प्लॉय उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, फिर है अस्थायी सेवक के लिए ईओएल मतलब अस्थायी कर्मचारी जो होते हैं जो प्रोबेशनल पीरियड पर होते हैं उनके लिए ईओएल के नियम, फिर अन्य नियम, फिर है पेंशन इंक्रीमेंट में प्रभाव। इस लीव के अंतर्गत जो पेंशन और इंक्रीमेंट में प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, कब प्रभाव नहीं पड़ेगा और कब पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो किस स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाएगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किसी भी सरकारी सेवक को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है किसी भी सरकारी सेवक को जो है कुछ विशेष परिस्थिति होती है तभी ये दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब अन्य तरह की कोई छुट्टी नहीं दिया जा सकता तब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है। और नंबर 2 पे है जब अन्य तरह की छुट्टी दी जा सकती है लेकिन सरकारी सेवक ने लिखित में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए आवेदन किया हो तो तब भी ये छुट्टी दी जा सकती है। तो कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, तो स्थायी और अस्थायी सरकारी सेवक के लिए ईओएल के लिए अलग अलग व्यवस्था है। स्थायी सरकारी और अस्थायी सरकारी मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जो परमानेंट नहीं है मतलब प्रोबेशनल पीरियड पे चल रहे, उनके दोनों के लिए जो ईओएल की व्यवस्था है वो अलग अलग की गई है। दोनों को अलग अलग कंडीशन में ईओएल मिलता है। तो स्थायी सरकारी सेवक के लिए ईओएल, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ईओएल किस कंडीशन में मिलता है, किसी भी सरकारी सेवक को लगातार 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती, रूल नंबर 12 बताता है। तो किसी भी सरकारी सेवक को कोई भी छुट्टी है वो 5 साल से अधिक नहीं दी जा सकती, वो रूल नंबर 12 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूल नंबर 12 के अंतर्गत क्या बताया गया है, या 5 साल से अधिक की छुट्टी नहीं दी जा सकती कौन से रूल के अंतर्गत बताया गया है, तो रूल नंबर 12 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है इसी प्रकार जो ईओएल भी है 5 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। तो इस कंडीशन में ईओएल भी जो है 5 साल से अधिक नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और 5 साल से अधिक जो कर्मचारी छुट्टी मारता है तो उसको 5 साल से अधिक बगैर राष्ट्रपति के परमिशन से अगर छुट्टी मारता है तो उसको क्या उसने राजीनामा दिया है ड्यूटी से, मतलब आपने त्याग पत्र दिया है वही ऐसा समझ के माना जाता है। ठीक है, फिर अस्थायी सरकारी सेवक के लिए ईओएल, तो स्थायी सरकारी सेवक के बाद जो है अस्थायी सरकारी के सेवक के लिए जो ईओएल होता है वो रूल नंबर 32 के सब रूल 2 में बताया गया है। ठीक है, तो अस्थायी सरकारी सेवक या जो प्रोबेशनल अवधि में या जो स्थायी नहीं किए गए हैं उसके लिए असाधारण अवकाश भी व्यवस्था की गई है। मतलब जो प्रोबेशनल पीरियड पे होते हैं जिनको परमानेंट नहीं किया गया उनके लिए भी ईओएल की व्यवस्था की जाती है। तो नीचे दिए गए टेबल के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया जा सकता है। तो नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किस कारणवश लिया जा सकता है, छुट्टी का अवधि क्या रहेगा, उसमें प्रमाण पत्र क्या देना पड़ेगा और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये लागू होगा, ये सब दिया गया है। तो पहला जो कॉलम है
सीरियल नंबर का कॉलम है, फिर दूसरा जो कॉलम है छुट्टी की अवधि, तीसरा जो कॉलम है कारण का है, चौथा जो है आवश्यक लगातार सेवा की अवधि की शर्त, मतलब कितनी सेवा आपने कंप्लीट की होगी तभी आपको मिल सकता है। फिर है प्रमाण पत्र अन्य जो देना होगा, जो प्रमाण पत्र आपको देना होगा इस लीव के लिए वो, और फिर अभियुक्ति मतलब आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपको दी जाएगी। तो पहला जो है 3 माह के लिए छुट्टी की अवधि है। फिर इसके लिए जो कारण रहेगा, किसी भी कारण के लिए 3 महीने के लिए यूएल दिया जा सकता है, और इसके लिए आवश्यक लगातार सेवा की अवधि की शर्त कोई नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है, और प्रमाण पत्र भी नॉट अप्लीकेबल है, और ये दिया जा सकता है रूल नंबर 32 सब रूल 2A के अंतर्गत, ठीक है। फिर है नंबर 2, 6 माह के लिए यूएल दिया जा सकता है, किस कारण की वजह से, तो मेडिकल की वजह से दिया जा सकता है। आवश्यक जो है आपकी जो सर्विस होनी चाहिए, इसके लिए 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। फिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट इसके साथ अप्लीकेबल है, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ये लीव आपको दी जाएगी, और ये रूल नंबर 32 सब रूल 2 के B में आता है, ठीक है। फिर है थर्ड में दिया है 18 माह की यूएल। 18 माह की यूएल किस कंडीशन में दिए जाएंगी, तो ये भी इसके लिए कारण मेडिकल ही रहेगा। इसके लिए भी सर्विस की जो कंडीशन रखी है 1 साल मिनिमम का आपकी सर्विस होनी चाहिए, और जो मेडिकल का कारण रहेगा वो रहेगा टीबी, कैंसर, मेंटल इलनेस या लेप्रोस्कोपी की बीमारी में मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ इस लीव को 18 माह के लिए दिया जाएगा, और ये रूल नंबर 32 सब रूल 2 के D में बताया गया है, ठीक है। और जो 4 कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी एग्जाम में, 24 माह की यूएल दी जाएगी, तो किस कंडीशन में दी जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए, और ये इसके लिए भी 3 साल का जो है आपको सर्विस ज़रूरी है, कंटिन्यूस सर्विस 3 साल की, तभी ये 24 माह की जो उच्च शिक्षा के लिए आपको लीव दी जाएगी। प्रमाण पत्र देना होगा कि शिक्षा लोकहित में दी जा रही है, तो इसके लिए जो आप पढ़ाई करोगे, जो भी उच्च शिक्षण लोगे वो लोकहित के लिए करेंगे, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और ये रूल नंबर 32 सब रूल 2A में बताया गया है, ठीक है। फिर इसके जो कंडीशन है, जब किसी सरकारी सेवक को हायर स्टडी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दी जाती है तो उसे फॉर्म 6 में बॉन्ड देना होता है। तो बॉन्ड क्या होता है वो भी अपन जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब किसी सरकारी सेवक को हायर स्टडी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दिया जाता है तो उसे फॉर्म 6 में बॉन्ड देना होता है। तो बॉन्ड क्या होता है, यदि वह ड्यूटी में वापस नहीं लौटा, वो मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद अगर ड्यूटी में वापस नहीं लौटा, या 2 साल की छुट्टी से वापस आने के बाद अगले 3 साल के अंदर सेवा छोड़ देता है, तो वह छुट्टी की अवधि में सरकार के द्वारा या अन्य किसी एजेंसी के द्वारा जितना भी खर्च हुआ है ब्याज सहित लौटाएगा। मान लो किसी सरकारी सेवक जो है उच्च शिक्षण के लिए गया हो, फिर वो उच्च शिक्षण करने के बाद जो है ड्यूटी पे लौटता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए उसको बॉन्ड देना पड़ता है कि वो जो शिक्षण प्राप्त करने के बाद 3 साल तक उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर उसको एक बॉन्ड लिख के देना पड़ता है कि जितना भी खर्चा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया उसको ब्याज के सहित वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉन्ड में 2 स्थायी सरकारी सेवक जो उसको समकक्ष या उच्च श्रेणी में सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। तो इस बॉन्ड में 2 जो उसके साथी है जो उच्च श्रेणी में है उसको सिक्योरिटी उसकी देनी पड़ती है, 2 लोगों को, ठीक है। फिर अन्य नियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी सेवक के लिए तो ST और SC के लिए जो अलग नियम है उस नियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कोर्स जैसे यूपीएससी या अन्य विभागीय पदों के लिए जो सरकारी द्वारा अधिसूचना केंद्र द्वारा समय समय पर संचालित किया जाता है में शामिल होने के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रदान द्वारा दी जा सकती है। SC ST कैंडिडेट के लिए जो है यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके लिए जो छुट्टी अपने ऑफिस के द्वारा दी जा सकती है। जब कोई सरकारी सेवक 2 स्पेल में असाधारण छुट्टी लेता है और दोनों के बीच कोई अन्य छुट्टी जैसे HPL या मेडिकल या अन्य तरह की छुट्टी लेता है तो उसे लगातार असाधारण अवकाश माना जाएगा। यह रूल नंबर 32 सब रूल 5 में बताया गया है, ठीक है। जब कोई सरकारी सेवक 2 स्पेल में असाधारण छुट्टी लेता है और दोनों के बीच कोई अन्य छुट्टी जैसे HPL या मेडिकल अन्य तरह की छुट्टी भी डालता है तो उसको भी यूएल में काउंट किया जाएगा। यदि कोई सरकारी सेवक बिना किसी छुट्टी के गायब है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक बिना किसी छुट्टी के गायब है, मतलब कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यह अधिकार दिया है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है, ठीक है। फिर है पेंशन और इंक्रीमेंट में प्रभाव। इसका जो यूएल का जो है पेंशन और इंक्रीमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जान लेते हैं। जब कब प्रभाव नहीं पड़ेगा,
किस कंडीशन में जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ये पहले जान लेते। जब यूएल से सरकारी सेवक किसी सिविल कमीशन के कारण जैसे दंगा के कारण ड्यूटी पे वापस नहीं लौट पा रहा है। मान लो कि जो कोई सरकारी सेवक है किसी अलग जगह पे गया है पढ़ाई करने, लेकिन वहाँ पे दंगे चालू है, तो दंगे की वजह से अगर वो वापस नहीं लौट पाया तो उसमें इसके इंक्रीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नंबर 2 है, जब सरकारी सेवक को उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए यूएल दिया गया है तो उस कंडीशन में भी उसके जो है ये इंक्रीमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब सरकारी सेवक को उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए यूएल दिया गया है तो उस कंडीशन में भी है उसके इंक्रीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और इंक्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 कंडीशन में। कौन सी 2 कंडीशन? जब यूएल से सरकारी सेवक किसी सिविल कॉम्पिटिशन के कारण मतलब दंगा वंगे के कारण वापस नहीं लौट पा रहा है, और दूसरी जो कंडीशन है जब सरकारी सेवक को उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए यूएल दिया गया है। ठीक है, फिर जब प्रभाव कब पड़ेगा इंक्रीमेंट के ऊपर बताया गया है, जब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के यूएल लिया गया हो और पिछले साल के 1 जुलाई से लेकर चालू वर्ष 30 जून के बीच 6 माह से कम का समय रहता है तो इंक्रीमेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के यूएल लिया गया हो और पिछले साल के जुलाई से लेकर चालू वर्ष 30 जून के बीच 6 माह से कम या समय रहता है तो इंक्रीमेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इंक्रीमेंट अगले साल 1 जुलाई से मिलेगा, मतलब इसमें सीधा सीधा आपका 1 साल का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाले को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल सकता है? तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव क्या उनको मिल सकता है? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए लेने वाले 3 माह के नोटिस पीरियड के दौरान एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नहीं ले सकते। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया वो 3 माह के नोटिस पीरियड के दौरान एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का चैप्टर यहाँ पे अपना ख़त्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बाद अलग सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।